फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करने के समय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की ये जिम्मेदारी होती है कि वो अपने कस्टमर या क्लाइंट को जाने, और कस्टमर या क्लाइंट को जानने की इसी प्रक्रिया को केवाईसी या नो योर कस्टमर कहते हैं। और आज हम चर्चा करेंगे इसी नो योर कस्टमर की म्यूचुअल फंड के कॉन्टेक्स्ट में, और बात करेंगे या चर्चा करेंगे कि 1 अप्रैल 2024 से म्यूचुअल फंड के कॉन्टेक्स्ट में उनके केवाईसी नॉर्म्स में क्या परिवर्तन हुए, क्या चेंजेज आए, और कहीं उस चेंज के कारण आपका म्यूचुअल फंड के साथ ट्रांजैक्शंस कहीं ब्लॉक तो नहीं हो गया है, और यदि ब्लॉक हो गया है तो उसके क्या उपाय हैं, सो दैट कि आपका जिस भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट है उसमें प्रॉपरली ट्रांजैक्शंस कर सकें, और इसके अलावा कोई दूसरे म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसमें भी ट्रांजैक्शंस करने में आपको कोई असुविधा ना हो। चर्चा करेंगे कस्टमर या क्लाइंट को कौन से डॉक्यूमेंट देने चाहिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को जब वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के साथ कर रहे हों। तो केवाईसी कंप्लायंस के लिए 2 ही डॉक्यूमेंट देने होते हैं। वो डॉक्यूमेंट है आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ। म्यूचुअल फंड में जब इन्वेस्टमेंट कोई म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर किया करता था तो और डॉक्यूमेंट के साथ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर 2 और डॉक्यूमेंट दिया करते थे केवाईसी कंप्लायंस के लिए। वो डॉक्यूमेंट थे बैंक स्टेटमेंट या उसका पासबुक या यूटिलिटी बिल, जैसे बिजली बिल, टेलीफोन बिल। मैं फिर रिपीट कर दूं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के लिए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर जब केवाईसी कंप्लायंस कराया करते थे तो वो इन दोनों डॉक्यूमेंट के बेसिस पर ही केवाईसी कंप्लायंस बहुत सारे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स ने कराया, और उनका ट्रांजैक्शंस वाकायदा नॉर्मल कोर्स में हो रहा था। अब चलते हैं म्यूचुअल फंड के लेटेस्ट डेवलपमेंट में। फर्स्ट वीक ऑफ मार्च 2024 में जो सबसे 2 बड़े रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट हैं म्यूचुअल फंड के, केम्स और केफिन टेक्नोलॉजी, आपने नाम सुना होगा इसका, इन्होंने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स को एक मेल दिया जिसमें उन्होंने कहा कि वो सारे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स जिन्होंने केवाईसी कंप्लायंस इन 2 डॉक्यूमेंट के बेसिस पे कराया है उनको 31 मार्च 2024 के पहले, या यूं कह लें 31 मार्च 2024 तक उनको केवाईसी फिर से कंप्लायंस कराना पड़ेगा, और उसके लिए उन्हें वैलिड डॉक्यूमेंट्स जो डिफाइंड हैं वही देना पड़ेगा। इसके अलावा और कोई डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेबल नहीं होंगे, और वो डॉक्यूमेंट हैं पासपोर्ट, वोटर आइडेंटिटी कार्ड जिसको ईपीआईसी इलेक्ट्रल फोटो आइडेंटिटी कार्ड भी बोलते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार लेटर या आधार कार्ड, नरेगा कार्ड, और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर द्वारा इशू किया गया लेटर जिसमें क्लाइंट्स या कस्टमर्स का नाम और पता हो। आपने शायद नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का नाम नहीं सुना होगा। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर वहीं वैलिड है जहां आधार कार्ड वैलिड नहीं है। अब अगला सवाल होता है कि जिन्होंने 31 मार्च 2024 के पहले वैलिड डॉक्यूमेंट के बेसिस पे केवाईसी करा ली उन्हें तो कोई परेशानी नहीं, लेकिन जिन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को जानकारी के अभाव में, इग्नोरेंस में, या कुछ और प्रायोरिटी उनकी कुछ और थी, उस चक्कर में यदि वे री केवाईसी 31 मार्च 2024 के पहले नहीं करा सके तो उनकी स्थिति क्या होगी। हालांकि कायदे कानून के हिसाब से जो रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट ने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को लेटर लिखा था, मेल दिया था, उसके हिसाब से वो सारे ट्रांजैक्शंस, उन लोगों के सारे ट्रांजैक्शंस म्यूचुअल फंड के साथ ब्लॉक कर दिए जाएंगे। लेकिन 31 मार्च के बाद यह देखा गया कि इसमें करीब 73,50,000 या 74 लाख के आसपास ऐसे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स हैं जिनको री केवाईसी कराने की जरूरत थी, लेकिन उन्होंने री केवाईसी नहीं कराया 31 मार्च 2024 तक। इसका मतलब उस मेल के मुताबिक 1 अप्रैल 2024 से उन सारे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स का ट्रांजैक्शन म्यूचुअल फंड के साथ ब्लॉक कर दिया जाना चाहिए था। लेकिन इतने बड़े लॉट में म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के परेशानी को देखते हुए सेबी ने कुछ रिलैक्सेशंस दिया, और उन्होंने कहा कि जिन्होंने री केवाईसी या केवाईसी कराई है उसके बेसिस पे, वो डॉक्यूमेंट जो सबमिट किया है उसके बेसिस पे हम केवाईसी का स्टेटस जो है
पूरे 3 पार्ट में हम डिवाइड कर दिए हैं और तीनों तरह के जो स्टेटस हैं केवाईसी के उसके हिसाब से किसी को फुल्ली ट्रांजैक्शन अलाउ किए, किसी को पार्शली किया और किसी को हमने पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया। और वो स्टेटस जो 3 तरह के स्टेटस जो उन्होंने बनाए उसका बेसिस था, 2 ही बेसिस थी। एक थी कि केवाईसी कंप्लायंस के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपने दिए थे और क्या आपका ईमेल और मोबाइल नंबर वैलिडेट केआरए ने किया हुआ है। उसके बेसिस पे जो सबसे पहला कैटेगरी उन्होंने बताया था वो कैटेगरी थी वैलिडेटेड कैटेगरी। केवाईसी का स्टेटस का पहला कैटेगरी वैलिडेटेड कैटेगरी, जिसमें उन्होंने कहा यदि आपका ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स जो हैं उसके बेसिस पे केवाईसी कराया है और आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर भी वैलिडेट किया हुआ है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप सामान्य अवस्था नॉर्मल कोर्स में जैसे ट्रांजैक्शंस पहले किया करते थे म्यूचुअल फंड के साथ वैसे आज भी कर सकते हैं। ये तो नॉर्मल कोर्स में हुआ कि आपने पहले करा रखी थी या आपने 31 मार्च 2024 के पहले करा ली उसको। लेकिन उन तरह के म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स जिनका कि केवाईसी जो था वो बैंक स्टेटमेंट या यूटिलिटी बिल के बेसिस पे कंप्लायंस था और उनका ईमेल और मोबाइल नंबर वैलिडेटेड था। इसका मतलब कि केवाईसी जो था ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट के हिसाब से वैलिडेटेड नहीं था उनका, ये था पुराने जैसे बैंक पासबुक या बैंक स्टेटमेंट या यूटिलिटी बिल के बेसिस पे। और लेकिन मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वैलिडेटेड था। तो उस तरह के केवाईसी को रजिस्टर्ड स्टेटस दिया गया कि ये रजिस्टर्ड है और उनको कहा गया, उनके लिए सुविधा दी गई जो पहले ओरिजिनल मेल में ये सुविधा नहीं थी लेकिन इनको म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स की परेशानी को देखते हुए ये कहा गया कि वो उस फंड में ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, उस म्यूचुअल फंड में ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं जिसमें ऑलरेडी उनका इन्वेस्टमेंट है, लेकिन किसी नए एएमसी में वो जाएंगे फिर उसमें वो ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यदि आपका आदित्य बिरला में ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है और आप रजिस्टर्ड कैटेगरी में आते हैं यानी आपका ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट के हिसाब से केवाईसी कंप्लायंस नहीं है लेकिन ईमेल और मोबाइल नंबर वैलिडेट है तो आप केवल आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड के साथ ही ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। आप यदि चाहें कि निपॉन इंडिया में, एक्सिस में या किसी और म्यूचुअल फंड के साथ ट्रांजैक्शंस करें तो बिना फुल्ली वैलिडेट किए हुए आप उसमें ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते। तीसरी कैटेगरी केवाईसी स्टेटस की है वो है रिजेक्टेड या होल्ड। इसमें उन्होंने कहा कि ना तो आपने केवाईसी ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट के हिसाब से कराया हुआ है 31 मार्च के पहले और ना ही आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ही वैलिडेट है। तो उस केस में बताया कि आपका एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट या फ्यूचर इन्वेस्टमेंट किसी इन्वेस्टमेंट को आपको ब्लॉक कर दिया गया, आप किसी में ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते। अब सवाल ये होता है ये अब यदि मेरा ब्लॉक हो गया और यहाँ एक और वर्ड दिया हुआ है होल्ड, इसका मतलब यदि 10 से 15 दिनों में आपने अपना केवाईसी स्टेटस कन्वर्ट करा लिया वैलिडेट में यानी आपने केवाईसी ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट के हिसाब से और ईमेल और मोबाइल नंबर वैलिडेट करा लिया तो आपको वैलिडेट में डाल दिया जाएगा। अदरवाइज 10-15 दिन के बाद वो रिजेक्टेड कैटेगरी जो होगा वो होल्ड कैटेगरी में ये आ जाएगा। अब सवाल ये है हमें करना क्या है। आपके पास एक ही उपाय है कि जब तक आप अपना स्टेटस वैलिडेट स्टेटस में कन्वर्ट नहीं करेंगे यानी वैलिड डॉक्यूमेंट के हिसाब से अपना केवाईसी नहीं कराएंगे और ईमेल और मोबाइल नंबर वैलिडेट नहीं कराएंगे तब तक या तो आप एग्जिस्टिंग में रहेंगे या आप रिजेक्टेड या होल्ड में रहेंगे। रिजेक्टेड यदि होल्ड में रहे तो आप तब तक कोई ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते जब तक कि आप अपना स्टेटस चेंज करा के वैलिडेटेड स्टेटस में ना आ जाएं। तो ध्यान रखें कि कहीं आप देख लें कि आपका स्टेटस वैलिडेटेड है, रजिस्टर्ड है या रिजेक्टेड या होल्ड में है, जो भी स्थिति में है आपका स्टेटस, आप यदि वैलिडेटेड है तो कोई इशू नहीं है लेकिन बाकी इन दोनों कैटेगरीज में यदि हैं तो आप इसको केवाईसी ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट के हिसाब से और ईमेल आईडी मोबाइल नंबर केआरए के साथ वैलिडेट करा के आप इसमें आ जाएं। अदरवाइज आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा।